को सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देता हुआ दिखाई दे, देश के तमाम मुद्दों को लेकर। पहला सवाल तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है राफेल पर सुनेंगे। जी हाँ, हम लोगों ने पहले तो खैर रिव्यू पिटिशन फाइल करी थी, जो कि जिसको फाइल करे हुए करीब करीब 2 महीना हो गया और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर हम लोगों ने हाल में एक परजुरी की एप्लीकेशन फाइल करी है कि सरकार ने जो सील्ड कवर में बंद लिफाफे में जो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी राफेल के सौदे के बारे में, उसमें बहुत सारी बातें झूठी थीं और बहुत सारी अहम बातें छुपाई गईं। और इसके लिए जिन अफसरों ने वो जानकारी, झूठी जानकारी या छुपाए जाने वाली जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, उनको आइडेंटिफाई करके उनको परजुरी के लिए, यानी कि कोर्ट में झूठ बोलने के लिए प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाता है, उसके लिए भी उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो आज उसको हमने मेंशन किया चीफ जस्टिस के यहाँ कि देखिए हमारी रिव्यू पिटिशन इतने दिन से पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं हुई और ये एप्लीकेशन हमने फाइल करी है, उसकी भी सुनवाई होनी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो बेंच, स्पेशल बेंच है, उसको बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हम लोग कुछ करेंगे। प्रशांत जी, एक सवाल हर जहन में है कि आप भी बताइए, सुप्रीम कोर्ट में क्या कभी ऐसा मामला इससे पहले आपने देखा है जहां पर कहा गया कि कुछ स्पेल मिस्टेक हो गया या गलत जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, अटॉर्नी जनरल सामने खड़े हुए हैं और वो इन चीजों को बोल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोर्ट ने ये लिख दिया कि सरकार ने ये बताया हमको कि सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है प्राइस के बारे में और वो पीएसी को दी जा चुकी है और पीएसी ने पार्लियामेंट में पेश कर दी है और पार्लियामेंट ने उसको सार्वजनिक कर दिया है। ये सारी बातें झूठी थी। तब तक कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई थी, पीएसी में नहीं गई थी, पार्लियामेंट में नहीं गई थी, कहीं नहीं गई थी। लेकिन फिर भी और उसमें साथ में ये भी लिख दिया गया कि उसमें प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हैं। प्राइसिंग डिटेल्स आज तक सीएजी की किसी भी रिपोर्ट में, कोई भी रक्षा सौदे के रिपोर्ट में नहीं उड़ाए गए। अब सरकार को ये कैसे पता था कि आगे चलकर जो सीएजी की रिपोर्ट आएगी उसमें प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए जाएंगे? इसका तो ये मतलब हुआ सीधा सीधा, पहली बात तो वो गैर कानूनी है क्योंकि सीएजी को पूरी रिपोर्ट देनी होती है। दूसरी बात, सरकार को कैसे पता कि सीएजी ये करने वाली है या करेगी? लेकिन बाद में सरकार की तरफ से एप्लीकेशन फाइल होती है कि नहीं जी, हम तो ये कह रहे थे कि ऐसा होगा, हमने ये नहीं बोला था कि ऐसा हो गया और इसलिए ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पढ़ने में गड़बड़ी कर दी है हमारा जो नोट था और इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट करेक्ट करे। लेकिन उनको ये कैसे पता कि सीएजी प्राइस के डिटेल्स उड़ा देगी? इसका तो ये मतलब है कि सरकार को ये पहले से ही पता था कि सीएजी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। यानी कि सीएजी भी जैसे सीबीआई है, ऐसा लगता है कि सरकार के कब्जे में आ गई। नहीं, हम इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं, लेकिन एक सवाल किसी भी आम शख्स के जहन में ये बार बार आता है कि ये पूरा मुद्दा करप्शन का है और कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट में अगर आप इस तरीके से कहते हैं तो ये ना सिर्फ कंटेम्प्ट है बल्कि मेरे ख्याल से एक पूरी नीयत का सवाल भी आता है लोगों के जहन में। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? या गवर्नमेंट का ये मूवमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत कुछ छुपाया जा रहा है या टाला जा रहा है या कहीं इंस्टीट्यूशंस अगर खत्म हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कुछ सवाल नहीं खड़े होते हर जहन में? देखिए, सरकार के नोट में जो कि किसी ने दस्तखत नहीं किया था, ऐसे ही बंद लिफाफे में एक नोट हैंडओवर कर दिया अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को और एक नोट हम लोगों को भी दिया, वो भी दस्तखत नहीं है किसी के। अब उसमें इतनी सारी चीजें झूठ बोली हैं, जैसे कि ये बोल दिया कि 2012 से डेसॉल्ट की अंबानी कंपनी के पेरेंट से बातचीत चल रही थी। बिल्कुल झूठ। ये तो अनिल अंबानी की कंपनी ही 2015 में बनी। 28 मार्च 2015 में पहली बार उनकी कोई डिफेंस की कंपनी बनी।
2012 में तो कोई मुकेश अंबानी की कंपनी से कभी उनकी कोई बात चली थी डसॉल्ट की, जिसका अनिल अंबानी की कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर उन्होंने ये बोल दिया कि अगस्त में सारे नेगोशिएशंस खत्म हो गए और सितंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत हो गया 2016 के। जबकि अब बाद में हिंदू में ये खबर निकली कि नहीं, अगस्त के बाद सितंबर में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने ये सारे एंटी करप्शन क्लॉजेस उस कॉन्ट्रैक्ट से उड़ा दिए। ये सितंबर में हुआ है, जिसमें कि ये लिखा था कि कोई आप दलाल रखेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी, वो उड़ा दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षा सौदे में से आपने ये एंटी करप्शन के इंटेग्रिटी पैक्ट दस्तखत करना पड़ेगा आपको, जिसमें ये लिखना पड़ेगा कि कोई दलाल नहीं होगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। पहली बार ये उड़ा दिया गया। क्यों उड़ा दिया गया और ये बात क्यों छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से कि अगस्त के बाद सितंबर में फर्दर बातचीत हुई और उसमें ये सब उड़ा दिया गया। और ये भी बात छुपा ली गई कि भाई इसमें पीएमओ डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा था नेगोशिएशन में, जबकि इन्होंने अपने नोट में ये लिख दिया कि नेगोशिएशन तो सारा प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी ने किया और कंसेंसस से किया। जबकि अब ये बात निकल कर आई हिंदू की रिपोर्ट्स में कि भाई डिफेंस सेक्रेटरी ने आपत्ति उठाई थी कि भाई इसमें पीएमओ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है और पैरेलल नेगोशिएशन भी इस तरह से कर रहा है कि हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और जो हमको सॉवरेन गारंटी मिलनी चाहिए उसको भी छोड़ दिया जा रहा है, जो हमको बैंक गारंटी मिलनी चाहिए उसको भी छोड़ दिया गया, जो हमको एस्क्रो अकाउंट मिलना चाहिए उसको भी छोड़ दिया गया प्रधानमंत्री के दफ्तर के दबाव के कारण। और साथ में यह भी छुपा लिया गया कि प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी में जो 3 एक्सपर्ट्स थे प्राइस के, उन्होंने तो बड़ी घोर आपत्ति जताई थी कि आपने इसका बेंचमार्क प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस होता है 5 बिलियन यूरो से 8 बिलियन यूरो कैसे कर दिया, यानी 60% बढ़ा दिया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये जो आपका 36 हवाई जहाज का प्राइस है ये पहले जो 126 थे उससे ज्यादा है और अगर ज्यादा है तो आपको इसमें टेंडर करना चाहिए था। बगैर टेंडर के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट में आप तभी कर सकते थे, जो इन्होंने बोला था कि हम कम दाम में लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि कम दाम नहीं है इसके। नहीं तो ये पूरी प्रक्रिया जो पीएमओ ने अपनाई, जो आप बता रहे हैं, बार बार जो सरकार की तरफ से मैसेज आता है कि एक जटिल प्रक्रिया होती है डिफेंस डील में, तो क्यों ना प्रधानमंत्री सीधे डील कर ले। तो ये डील करने की वजह करप्शन है या डील करने की वजह अक्सर डीले हो जाना होता है तो प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर डील करने के लिए निकल पड़े? अब इसमें तो साफ है कि देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ही डील कर ली। ये बात तो ओलांड ने भी बताई। पहले तो प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल को जाकर खुद ही दस्तखत साइन कर दिया कि हम 126 नहीं 36 खरीदेंगे, कि उसमें से कोई हिंदुस्तान में नहीं बनाए जाएंगे, कोई मेक इन इंडिया नहीं होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हटा दिया और उसमें ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट 50% होंगे। और उसी समय ओलैंड को बता दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति को, कि भाई इसमें तो अनिल अंबानी को ही ऑफसेट पार्टनर बनाना पड़ेगा और नहीं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, जो उसने बात बताई। और ये बात डसॉल्ट कंपनी के भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में से निकली कि जब उनसे कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि भाई ये ऐसी बोगस कंपनी को आप कैसे ऑफसेट पार्टनर बना रहे हैं, उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करें, हमको तो बताया गया है कि उसी को बनाना है, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। सो साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने खुद ये पूरा डील करी और उस डील के इसलिए करी 126 से 36 क्यों किए। एयरफोर्स ने तो कभी नहीं बोला कि 36 कर दीजिए, वो तो शुरू से ये कह रहा था एयरफोर्स कि हमको कम से कम 126 चाहिए। आपके रूल्स ये कहते हैं कि पहले तो एयरफोर्स को बोलना पड़ेगा कितने चाहिए, फिर कैटेगराइजेशन कमेटी ये तय करती है कि भाई वो हिंदुस्तान में बनाए जा सकते हैं, यहाँ से खरीदे जा सकते हैं या बाहर से लेने जरूरी हैं। उन्होंने तय किया था कि सिर्फ 18 बाहर से मंगाए जाएंगे, बाकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। मोदी जी ने बगैर किसी को बताए
यानी कि उस समय पारिकर साहब जो रक्षा मंत्री थे उनको भी नहीं पता। इनके फॉरेन सेक्रेटरी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने प्रशांत जी छुपाया भी नहीं ना। जिस समय समझौता हुआ उसके बाद इन्होंने खुद ही ऐलान किया था कि हमारा डिफेंस डील हो गया है और अब हम जो लेकर आ रहे हैं इतने 36 विमान, इन्होंने खुद ही जिक्र किया था, पब्लिकली जिक्र किया था। हमारा ये कहना है कि ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है मौजूदा वक्त में, जिसमें जाहिर है जो आप कह रहे हैं वो फैक्ट्स फिगर तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस भी यही है क्या कि हम सारी चीजों को अपने तरीके से इसको ये चाहते हैं फास्ट मूव करें और ये सारी चीजें मेरे हाथ में रहे, उसमें कैबिनेट मैटर नहीं करेगी, डिफेंस मैटर नहीं करेगा, हमारा एरोनॉटिक्स भी मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं करेगा, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करेगा। ये तो मोदी जी तो इसी तरह से काम करते रहे हैं कि सब सारे डिसीजन, सारे मंत्रालय के फैसले खुद ही लेते रहे हैं। और डिफेंस में तो ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बनाया गया बहुत डिटेल्ड, और सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि रक्षा सौदों में बहुत भ्रष्टाचार था, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रोसीजर बनाया कि भाई पहले तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर बताएगी क्या चाहिए, फिर कैटेगराइजेशन कमेटी बताएगी कहां से लिया जाएगा, फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देखेगा और उसके बाद फिर टेंडर इशू करे जाएंगे। और टेंडर के बाद इसमें ये सब किया गया। पहले 6 कंपनियों ने टेंडर भरे, 2 को शॉर्टलिस्ट किया गया, ट्रायल्स 4 साल ट्रायल्स चले एयरफोर्स के, उसके बाद 2 को शॉर्टलिस्ट किया, फिर डेसॉल्ट को लोएस्ट बिडर माना, उसके बाद उनसे नेगोशिएशन चले 3 साल प्राइस नेगोशिएशन, और जब डेसॉल्ट के सीईओ ने बोला कि भाई 95% नेगोशिएशन हो चुके हैं 126 वाले और हमारा दस्तखत होने वाला है, उसी के 15 दिन बाद प्रधानमंत्री जाकर अपने आप ही डील को बिल्कुल पलट देते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज निकलती है कि भाई उसमें अब ऑफसेट कॉन्ट्रैक्टर अनिल अंबानी को बना दिया, जिसकी कंपनी बिल्कुल दिवालिया थी, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था वगैरह वगैरह, और उसमें मेक इन इंडिया हटा दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हटा दिया और उसमें दाम बढ़ा दिए हवाई जहाज। नहीं, ये जब जिक्र आप कर रहे हैं बड़ा मजेदार है कि नागपुर में उनको जमीन दी गई अनिल अंबानी को कि वहां पर ये कंपनी खोलेंगे, और वो जमीन अभी भी बंजर पड़ी हुई है, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है, और उसके लिए बाकायदा बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां पर थे, नितिन गडकरी भी, वो भी पहुंचे थे सब, और वो तारीफ कर रहे थे सारी। ये अलग मसला है। हम ये कह रहे हैं कि आपने अभी जिक्र बहुत अच्छा किया कि इंस्टीट्यूशंस भी कैसे उनके हिसाब से चलने लगे, यानी एक चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक मैसेज ये निकल कर आ रहा है। दूसरा मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि अगर चेक एंड बैलेंस रहेंगे तो डिले होता है, जो बार बार प्राइम मिनिस्टर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, हम पुराने नियमों को नहीं मानते, हम नए तरीके से चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो क्या ये करप्शन की दिशा में चीजें जाती हैं, या पहले से जो पारंपरिक परिस्थितियां हिंदुस्तान में गवर्नेंस की चली आ रही है उसको बदलने की दिशा में करप्शन हो गया? देखिए, ये प्रोसीजर्स इसलिए बनाए जाते हैं, सिर्फ करप्शन के लिए नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए भी बनाए जाते हैं कि ठीक फैसले लिए जाएं। एक कमेटी हो, उसमें कई लोग हों, वो लोग मिलकर फैसले लें। जब एक आदमी फैसला लेता है, प्रधानमंत्री ने अचानक किसी से बगैर पूछे नोटबंदी का फैसला ले लिया, ना तो रिजर्व बैंक को कंसल्ट किया, ना ही और किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट किया, अचानक खुद फैसला ले लिया, और उससे देखिए देश की कितनी दुर्दशा हुई। तो इसी तरह से डिफेंस के मामलों में भी ऐसे आप फैसला नहीं ले सकते। इससे तो आपने एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। एयरफोर्स कह रहा था कि भाई हमको कम से कम 126 हवाई जहाज चाहिए, 7 स्क्वाड्रन चाहिए हमको कम से कम। आपने उनको 2 स्क्वाड्रन पर निपटा दिया, और आपने हमारी देश की सुरक्षा से समझौता कर लिया, और सिर्फ इसलिए कि पुरानी डील में तो अनिल अंबानी को ला नहीं सकते थे क्योंकि उसमें तो मेक इन इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के थ्रू था, और नई डील में आपको अनिल अंबानी को लाना था एज ऑफसेट कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक तरह का कमीशन एजेंट ही हो गया क्योंकि वो बना तो कुछ सकता नहीं, तो इसलिए उसको तो कमीशन ही दिलवाया जा रहा है ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। तो उन्होंने बोला होगा डेसॉल्ट ने कि भाई हम कहां से देंगे ये पैसा, इतना मार्जिन तो है नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम दाम बढ़ा देते हैं, और इसलिए दाम बढ़ा दिए गए। फिर उन्होंने बोला होगा कि भाई आप इसको कह रहे हैं कि इसको कमीशन एजेंट बना दीजिए, और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इंटेग्रिटी पैक्ट साइन कर दो कि अगर हमारा कमीशन एजेंट इस डील में निकला तब फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, पेनल्टी हमारे ऊपर लग जाएगी, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला ठीक है इसको भी उड़ा देते हैं।
सब कुछ उड़ा दिया गया, बैंक गारंटी उड़ा दी गई, सॉवरेन गारंटी उड़ा दी गई, एस्क्रो अकाउंट उड़ा दिया गया, यानी कि उनको पैसा देते जाओ, पता नहीं हवाई जहाज आएंगे कि नहीं आएंगे, और हमारे पैसे की कोई सिक्योरिटी नहीं है। नहीं तो इस दौर में जितने नियम कायदे बदले गए करप्शन के मद्देनजर भी अगर आप देखिए जो सरकार ने बदले, तो क्या ये मैसेज है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं वह भी उसके हाथ में आ जाए और वो अपने तरीके से वर्क करने लगे? देखिए, यही तो आज हिंदुस्तान के लिए जो दुर्भाग्य की बात है और सबसे खतरनाक बात जो आज हो रही है, जिस तरह से इस लोकतंत्र के सारे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको, या एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस थे, सबको एक के बाद एक ध्वस्त किया गया है। कि आपने इलेक्शन कमीशन में ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसका नाम राडिया टेप में आया है कि वो जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक आदमी आया था, उसने 9 करोड़, उसने बताया कि मैंने 9 करोड़ से ये फैसला खरीदा है, चीफ जस्टिस जो पंजाब के थे उनसे, और उसने फिर आकर दिखा भी दिया कि वो फैसला उसको मिल गया। उस आदमी को आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। सीएजी आपने ऐसा बना दिया जिसके बारे में आपने पहले से ही बोल दिया कि भाई ये ऐसी रिपोर्ट देगा जिसमें कि प्राइस के सारे डिटेल्स उड़ा दिए जाएंगे। आपने लोकपाल तो बनने ही नहीं दिया। आपने विसल ब्लोअर कानून को नोटिफाई नहीं किया 5 साल, आज उसकी 5th एनिवर्सरी है, 5 साल पूरे आज हुए हैं। 5 साल में इन्होंने नोटिफाई नहीं किया विसल ब्लोअर का कानून। आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कानून में ऐसा बदलाव कर दिया, ऐसा खतरनाक बदलाव कर दिया कि आप अब तो कोई करप्शन का इन्वेस्टिगेशन सरकार के खिलाफ हो ही नहीं सकता, कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अब आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी करप्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए। यानी कि चोर की ही पहले परमिशन लो चोरी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आपने सीबीआई का क्या हाल कर दिया? पहले तो कहते थे केज पैरेट है, अब तो आपने उसको अपना लैपडॉग बना लिया। आपने सीवीसी में ऐसे लोगों को तैनात कर दिया। एक आदमी तो वो है जिसने बिरला सहारा के डॉक्यूमेंट छुपाने में आपकी मदद करी, जिसमें कि मोदी जी को 40 करोड़ और 25 करोड़ देने का हवाला दिया है। दूसरा आदमी वो है जिसके खिलाफ सीवीसी ने खुद बोला था कि भाई इसने जब ये बैंक का चेयरमैन था तो अपने सबॉर्डिनेट का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को फैब्रिकेट कर लिया। आप सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। जुडिशरी के ऊपर भी इतना प्रेशर आपने डाल रखा है कि जिन जिन जजों के नाम जुडिशरी आपको भेज चुकी है, रीटरेट कर चुकी है, अगर वो मुसलमान है या ईसाई है तो सरकार उसको अपॉइंट ही नहीं करती, बैठी रहती है। इस लेवल पे है, इस लेवल पे नहीं है। अरे हमारा तो कल केस लगा है इसी के ऊपर कि जिन लोगों के नाम कोलिजियम ने रीटरेट कर दिए, ज्यादातर वो मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं। तो संयोग हो सकता है, संयोग हो सकता है। अभी तो हमने एक और केस देखा, मतलब अब खैर तो उसकी जिक्र अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे चीजें अगर चल रही हैं तो फिर आप इसको कैसे दोबारा पटरी पर लाने की स्थिति में आएंगे? अगर इस लेवल पे चीजें आ चुकी हैं पॉलिटिकली कि आप सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी जब 4 चीफ जस्टिस जब सामने आए थे तो वह भी उसी सवाल को उठा रहे थे कि डेमोक्रेसी गायब हो रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी है इस देश के सामने कि अगर ये सरकार रही, ये तो कोई इंस्टीट्यूशंस चेक एंड बैलेंस में विश्वास ही नहीं करती। इन्होंने तो यूनिवर्सिटीज को भी बिल्कुल सब जगह वाइस चांसलर्स के नाम पर आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है। सारे इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखें तो आरएसएस के लोग हैं या गुजरात के लोग हैं, करीब करीब, और यूनिवर्सिटीज में सब आरएसएस के लोग हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो उन्होंने बोल दिया कि आप कोई सेमिनार ही नहीं कर सकते, कोई आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। मतलब यूनिवर्सिटीज को आरएसएस की शाखा बनाने का पूरा के पूरा प्रोग्राम चल रहा है कि यहाँ पर लोगों की सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए और लोग बस वो हाफ पैंट पहन के लाठी लेकर खड़े हो जाएं कि जिससे ऑर्डर दिया जाए कि जाकर ये घर जला दो तो वो घर जला दें।
नहीं तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ कमजोर पड़ गया? मसलन आप अगर लोकपाल का जिक्र आपने किया, लोकपाल को ही लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा नियुक्त कीजिए, मीटिंग कीजिए, तय कीजिए, चुनने की शुरुआत कीजिए, 1-2 बार नहीं 8 बार कहा है हमने देखा इस दौर में। लेकिन अगर वो नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हमारा यही सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट को तो माना गया वो कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को व्याख्या करेगा, बताएगा, और गवर्नमेंट अगर मान लीजिए नहीं आ रही, इसको किस रूप में देखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली कमजोर हो गया है, ये हम देख रहे हैं कि कमजोर हो गया है, और उसके कई कारण हैं। एक तो हम देखते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से जजों को की स्वतंत्रता को कब्जे में किया जाता है, कई सारे केसेस हम देख चुके हैं। लेकिन अब एक नया तरीका भी अख्तियार किया है सरकार ने कि किसी जज के खिलाफ कुछ मिल जाए, सीबीआई को, आईबी को, किसको, उसके बेटे के बारे में, उसके कोई और नजदीकी रिश्तेदार के बारे में, तो उसको इस्तेमाल करके कब्जे में कर लो। ये भी हो रहा है। तो बहुत ही भयानक सिचुएशन पैदा हो गई है देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। और अगर यही चलता रहा तब तो इस देश में लोकतंत्र ही नहीं कि सभ्यता ही नहीं बचेगी, क्योंकि पूरी सभ्यता के ऊपर भी बड़ा प्रहार है। एक तरफ आपने सड़क पर लिंच मॉब्स छोड़ दिए हैं खुले, जिनको खुली छूट दे रखी है कि मुसलमानों को, दलितों को जाके तुम पीट लो और पुलिस तुमको कुछ नहीं करेगी, पर नहीं करती है। और दूसरी तरफ आपने सोशल मीडिया पर एक लिंच मॉब बना लिया है कि जो आदमी अगर सरकार को क्रिटिसाइज करे या सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोले, उसको खूब भद्दी भद्दी गालियां दो, उसको थ्रेट्स दो। रोज हो रहा है, हम देख रहे हैं। नहीं तो अगर देश का इकोनॉमिक मॉडल या फिर पॉलिटिकल मॉडल या फिर गवर्नेंस का तरीका ही यही हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? नहीं तो इसीलिए इस देश में जनता को खड़ा होना पड़ेगा। अभी तो खैर चुनाव आ रहा है, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद कम से कम ये सरकार जाएगी। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने एक एक्सरसाइज करी है, बहुत सारे बुद्धिजीवी, एकेडमिक्स वगैरह ने मिलकर, और एक दस्तावेज तैयार किया है, रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, जिसमें हमने उन सारे बदलाव, चाहे वो कानून में, चाहे नीतियों में, चाहे इंस्टीट्यूशंस में, जिनकी बहुत सख्त जरूरत है और जल्द जरूरत है, वो सारे उसमें बताए हैं, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स भी हैं, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स भी हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये फार्मर्स वगैरह के बारे में भी बहुत सारे बदलाव हम लोगों ने उसमें बताए हैं। और अगर ये सब, और जो ये सारे एंटी डेमोक्रेटिक कानून बने हुए हैं, यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सेडिशन का कानून, इन सब को हटाने की बात उसमें कही गई है। अगर हम लोग ये सब इस देश के एजेंडा में नहीं ला पाते तो सचमुच हमारा पूरा गणतंत्र खतरे में। नहीं तो आप खुद को कहाँ देख रहे हैं, प्रशांत भूषण खुद को कहाँ देख रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट मौजूद है, पीआईएल के तौर पे जाने जाते हैं, जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल तौर पे ही आपको अब देखा जाए कि उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, अगर आप खुद कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं? देखिए, मैं तो अपनी तरह से जो कुछ कह सकता हूँ कि जो बदलाव होने चाहिए वो सब कहता रहता हूँ। जहाँ कुछ गलत चीज़ हो रही है उसके बारे में बोलता हूँ, जिन इंस्टीट्यूशंस पर हमला हो रहा है उसके बारे में बोलता हूँ। लेकिन प्राइमरीली मैं तो कोर्ट में ही काम करता हूँ ना। जो मेरे पब्लिक इंटरेस्ट केसेस हैं और जो इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं वो मैं टेकअप करता हूँ, क्योंकि जुडिशरी अभी भी एक अहम इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी के जुडिशल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशल रिफॉर्म्स की भी हम लोगों ने एक कैंपेन चलाई हुई है जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। चीफ जस्टिस ने एक बार आपको कहा था बहुत नेगेटिव आप हो गए हैं। क्या करें, हालात इस देश के हम देख रहे हैं कि क्या हो गए हैं। और उनका कहना था पॉजिटिव रहिए। ऐसे हालात में ठीक है, पॉजिटिव रह के ही आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव हो जाएं तब तो आप बैठ ही जाएंगे। और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ ये लड़ाई लड़ने की और इस देश के इंस्टीट्यूशंस को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। और जब तक मेरे में दम है मैं वो कोशिश करता रहूंगा। पता नहीं कितने लोग जानते हैं, लेकिन आपने किताब लिखी थी 1990 में बोफोर्स पर, सेलिंग ऑफ नेशन।
तब से लेकर अब तक 3 दशक का वक्त हो गया, क्या अंतर आया है? उस समय भी देश बिक रहा था, इस समय भी देश बिक रहा है। देखिए, बोफोर्स और रफाल में क्या अंतर है? बोफोर्स एक 4% का कमीशन का स्कैम था कि 1600 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 64 करोड़ कमीशन दिए गए, दलाली। और रफाल 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें अधिकतर बोगस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स अंबानी के थ्रू दिए जाने वाले। लेकिन उसके अलावा इसमें तो आपने बोफोर्स में तो कोई देश के आर्मी या देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ था। इसमें तो आपने एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। 126 उन्होंने बोला था कि हमको मिनिमम चाहिए, आपने वो खत्म करके 36 कर दिए। आपने हमारी आत्मनिर्भरता खत्म कर दी। इसमें तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इसलिए बनने थे जिससे कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो सके, आपने वो खत्म कर दी। आपने हमारी पूरी देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो वहां से बोफोर्स से लेकर बोफोर्स के दौर करप्शन एक बिचौलिए तक था, और 2019 तक आते आते हमें क्या लगता है, गवर्नमेंट बिचौलिया हो गई क्या? गवर्नमेंट ये बिचौलियों के द्वारा ही चलाई जा रही है। आज जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जो क्रोनीज हैं वही इस देश को चला रहे हैं। चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे वो मालिया हो, चाहे वो संदेशरा हो, जो सब इस देश का दसियों हजार करोड़ रुपए लेकर लूट के भाग गए। एक आखिरी सवाल, क्या इस दौर में आपको लगता नहीं है कि जो एक बड़ा वैक्यूम पॉलिटिकल वे में भी देखा जा रहा है, तो जो लोग अपनी अपनी लड़ाई अपनी अपनी जगहों पर लड़ रहे हैं, अब उन्हें पॉलिटिकली सामने आ जाना चाहिए? मसलन आप ही को चुनाव लड़ लेना चाहिए अब तो। ये चुनाव तो एक ऐसा, जैसे वो अन्ना कहते हैं ना, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, उसी का चक्र चल रहा है। और इसलिए, और ये फंडिंग के जो इन्होंने बदलाव किए, उन्होंने ये कर दिया, जबकि उल्टा करना चाहिए था कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां कैश नहीं ले सकती, पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर लिमिट लगानी थी। आपने तो वो सब तो किया नहीं, आपने बल्कि उल्टा ये कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टियां बाहर की कंपनी से भी पैसे ले सकती हैं। अब कॉरपोरेट से कितना भी पैसा ले सकती हैं। पहले 7.5% का लिमिट था कि 7.5% प्रॉफिट, वो हटा दिया। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि आप गुमनाम तरीके से बैंक के जरिए भी अगर आप पैसा लें, कैश तो आप ले ही सकते हैं, गुमनाम तरीके अगर आप बैंक के थ्रू भी लें तब भी गुमनाम तरीके से ले सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। तो इसलिए ये तो इन्होंने बिल्कुल उल्टी गंगा चला दी। हम लोगों को तो बहुत सीरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने होंगे जिससे पैसे की अहमियत चुनाव में कम हो। तो इसका मतलब ये क्यों ना माना जाए कि आप जो भी डील कर रहे हैं दुनिया की बड़ी किसी भी कंपनी के साथ हिंदुस्तान के भीतर में, वो आपको इन्हीं माध्यमों से पैसा देगा, आप उसी माध्यम से उसको डील करेंगे, समझौते करेंगे। अगर आज मान लीजिए डेसॉल्ट कंपनी आपको घूस देना चाहे, हाँ, बड़ा आसान है भाई, उसकी तो यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर बनी हुई है अंबानी के साथ। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने भी खरीद लें, या मान लीजिए 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर और भाजपा को दे दें, जो कि एक तरह की घूस होगी, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगेगा किसने ये पैसे दिए, कहां से आए ये पैसे, क्योंकि वो एक गुमनाम तरीका है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बिल्कुल कैश की तरह होता है, जैसे आप नोट है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, आप बैंक से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसको आप किसी को भी, किसी भी पार्टी को दे दीजिए और किसी को पता नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता लगेगा। तो आपने घूसखोरी का वो लीगलाइज कर दिया, उसका एक पूरा रास्ता खोल दिया। यानी अब आपको पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में नहीं करना चाहिए प्रशांत जी, आपको जनता के बीच जाके अब नए डिजाइन में चीजों को रखना चाहिए, अगर इस डेंजरस सिचुएशन में देश है जो आप नजदीक से देख पा रहे हैं। देखिए, हर एक आदमी के अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि पब्लिक के बीच में जाकर बड़े बड़े भाषण दें, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि भाई आराम से, चाहे वो कोर्ट में चाहे टेलीविजन स्टूडियो में, ऐसे 1 to 1 अपनी बात समझा सकें कि भाई क्या गड़बड़ हुआ है, कैसे ठीक किया जा सकता है।
तो मेरी वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है कि पब्लिक के बीच में जाके मैं बड़े बड़े प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीर प्रशांत जी ने बताई है वो आपके सामने है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कितना खामोश रहा जाए, ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है, टूटता नजर। अब एक पैक में 2 चोको वेफर का मजा। प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। जब हम जंगल में जाते तो बड़े बड़े शेर चूहे बन जाते। मोदी के चूहा बाहर से कड़क, अंदर से नरम। प्रिया गोल्ड अमोल, सेंटर्स ऑफ कैंडी। अच्छा है ना? इस धमाल में होगा कुछ मीठा। वो लोग जानते नहीं है, मुझसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है। मैं जानती हूँ। और कुछ नमकीन। चली जा। तो देखिए टोटल धमाल। विद प्रिया गोल्ड CNC बिस्किट्स, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। सुरक्षा पर बनाए गए टास्क फोर्स का नेतृत्व कर बनाएंगे देश के लिए विजन डॉक्यूमेंट। यूपी में SP 37 और BSP की 38 सीटें तय। वाराणसी और गोरखपुर में बीजेपी को मिलेगी समाजवादी पार्टी से चुनौती। चुनावी साल में मोदी सरकार ने 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को दिया तोहफा। EPF पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.65% किया।